चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। ये जो पहली न्यूज़ है ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम को लेकर है। इसको हिंदी में हम कह सकते हैं सांसद निधि। आप लोगों ने देखा होगा आप लोग के आसपास शहरों में, गांव में कहीं स्कूल बनता है सांसद निधि से, कहीं सड़क बन रही है, कहीं पे पानी के टैंकर चलते हैं, उसमें लिखा रहता है कि सांसद द्वारा सहायता प्राप्त, लोकसभा सांसद द्वारा सहायता प्राप्त, उसमें लिखा रहता है बकायदा। तो ये जो स्कीम है, ये हमारे देश के जो भी सांसद है, चाहे वो लोकसभा के हो या राज्यसभा को, इनको हर साल के 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, जिससे वो अपने एरिया के, नाम है ना लोकल एरिया, जिस एरिया से वो आते हैं वहां का वो डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये इसलिए व्यवस्था की गई है, 1993 से चल रही आ रही है ये व्यवस्था, इसलिए की गई है कि बहुत से ऐसे काम होते हैं, जैसे कहीं सड़क बनवानी है, कहीं पे कोई स्कूल खुलवाना है, कहीं कोई छोटा सा तालाब बनवाना है, इसके लिए बार बार सांसद अगर दिल्ली में जाएगा, वहां संसद से बोलेगा, सरकार से कहेगा, तो वो काम हो सकता है बहुत लेट हो जाए। तो उसको एक पैसा दे दिया जाता है कि भाई हर साल के आपको 5 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, आप अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। तो ये स्कीम 1993 से चली आ रही है। जब कोविड-19 शुरू हुआ था तो हमने देखा था कि जो एमपी लैट्स स्कीम है इसको सस्पेंड कर दिया गया था कि अभी देश को जरूरत है कोविड-19 से लड़ने के लिए, तो इस स्कीम को सस्पेंड कर दिया गया था। इसको फिर से बहाल किया गया है, इसलिए न्यूज में है। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 जो है पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, इसका ये पार्ट है। तो शुरू में जब ये स्कीम चालू की गई थी तब ये आती थी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी ग्रामीण विकास का जो मंत्रालय है उसके अधीन ये स्कीम चलती थी। लेकिन वर्तमान में ये जो स्कीम है ये आती मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यानी वर्तमान में जो सांख्यिकी मंत्रालय है उसके अधीन ये स्कीम आती है। तो शुरू में ये जो स्कीम थी ये किसके अधीन चल रही थी? ग्रामीण विकास के अंतर्गत चल रही थी, लेकिन अभी ये मॉस्पी के अधीन चलती है। हर एमपी को, हर सांसद को, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा को, उसको हर साल के 5 करोड़ रुपए मिलते रहे, उसके खाते में नहीं जाते हैं। मतलब वो उसके लिए लायबल है कि इतने खर्च कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो 5 करोड़ रुपए हैं इसमें उसको जो भी खर्च करना है, जैसे इंदौर के सांसद शंकर लालवानी को अगर राऊ में कोई स्कूल बनवाना है तो वो रिकमेंड करेंगे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को, जो जिला प्रशासन है उसको ये रिकमेंड करेंगे कि मैं चाहता हूं मेरी जो सांसद निधि है इससे स्कूल बनवा दो, इससे तालाब बनवा दो, इससे अस्पताल बनवा दो। फिर जो जिला अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, जिसका मुखिया कौन होता है? डीएम होता है, कलेक्टर होता है। फिर वो इसको अप्रूव करेगा और बनवाएगा। मतलब ये पैसा उनके खाते में नहीं आते, ये पैसा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास होता है और इससे विकास होता है उनके लोकल एरिया के, जहां से वो सांसद है वहां से विकास होता है उसका। अब सवाल ये है कि जो राज्यसभा के सांसद होते हैं उनका तो कोई लोकसभा क्षेत्र होता नहीं है, वो तो एक पूरे राज्य के होते हैं, जैसे एमपी के 11 सांसद है एमपी से। तो इनके लिए शर्त यह है कि जो एमपी के 11 राज्यसभा के सांसद है ये पूरे मध्य प्रदेश में, यानी अपने स्टेट में कहीं भी ये अपने 5 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, क्योंकि इनका कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी तो है नहीं, इसलिए ये पूरे राज्य में खर्च कर सकते हैं। लेकिन इनके अलावा भी आप देखते हैं कि लोकसभा में 2 सांसद मनोनीत होते हैं एंग्लो इंडियन से, और राज्यसभा में 12 सांसद मनोनीत होते हैं जो अलग अलग कैटेगरी से आते हैं। तो ये जो नॉमिनेटेड वाले हैं, मनोनीत वाले हैं, ये तो ना किसी राज्य के हैं, ना किसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हैं। जैसे सचिन सचिन तेंदुलकर की बात मैं करूं, जब ये राज्यसभा सांसद बने थे तो ये नॉमिनेट हुए थे। तो ऐसे लोगों को भी 5 करोड़ रुपए मिल रहा है हर साल, तो वो कहाँ खर्च कर सकते हैं? तो ऐसे जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो पूरे देश में कहीं भी अपने पैसे को खर्च कर सकते हैं। शंकर लालवानी इंदौर का सांसद है तो इंदौर में ही खर्च करेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा सांसद है, मध्य प्रदेश से गए तो पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी 5 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं। और सचिन तेंदुलकर जो कि नॉमिनेटेड सांसद है, था, अब नहीं है ये, तो ये पूरे देश में खर्च कर सकते हैं अपने 5 करोड़ रुपए। लेकिन ये रिकमेंड करेंगे उस जिले की जो अथॉरिटी है, डीएम को रिकमेंड करेंगे और डीएम उस काम को कराएगा। मतलब इनकी जेब में पैसा नहीं आता, इनके खाते में पैसा नहीं आता, दे आर ओनली डू देयर रिकमेंडेशंस कि हम। अभी जो मैंने समझाया अगर क्लियर हुआ तो रिप्लाई कर दे।
देखो ये जो MP लैट्स स्कीम है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, साल भर पहले जब कोविड-19 आया था तो सरकार ने इसको सस्पेंड कर दिया था कि भाई अभी हर सांसद को जो साल के 5 करोड़ रुपए मिलते हैं वो अभी वो यूज नहीं कर सकता। अभी ये न्यूज में इसलिए आई है कि इस स्कीम को वापस से शुरू कर दिया गया है। तो इस स्कीम के बारे में बता रहा हूँ कि 1993 से ये स्कीम शुरू हुई है। पहले ये रूरल डेवलपमेंट जो ग्रामीण विकास का मंत्रालय उसके अधीन आती थी, लेकिन अभी वर्तमान में ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अधीन आती है, मॉस्पी के अधीन आती है। इस स्कीम के तहत हर सांसद को, चाहे वो राज्यसभा का हो, लोकसभा का हो, नॉमिनेटेड हो, हर सांसद को हर साल के 5 करोड़ रुपए मिलते हैं खर्च करने के लिए। और ये पैसा उसके खाते में नहीं आता है, उसको जहां भी काम करवाना है वहां के जिला जो मजिस्ट्रेट है, कलेक्टर है, उनको रिकमेंड करेगा, फिर वो इस काम को करवा सकते हैं। मतलब ये सिर्फ रिकमेंड कर सकते हैं और इनके रिकमेंडेशन पे वो काम होता है। और वो जो पैसा है वो इनके नाम से जो 5 करोड़ रुपए इशू हुआ है उससे वो खर्च करेंगे। मतलब ये 5 करोड़ रुपए जिला जो प्रशासन है उसके पास होता है, ना कि सांसद के पास होता है। ठीक है, तो इसी को आप आम भाषा में सांसद निधि योजना भी कहते हैं। अगली न्यूज में चलते हैं। ये इकोनॉमी से जुड़ी हुई खबर है। शुगर केन यानी गन्ना, कपास और जूट के जो किसान हैं इनके लिए सरकार ने कुछ इंसेंटिव निकाले, मतलब इनके लिए कुछ और बजट में एलोकेशन किया गया है, कुछ ज्यादा इनके ऊपर खर्च करने के लिए सरकार ने अलग से पैसे निकाले। तो ये जो मैप है, ये मैप बता रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश वाला जो पूरी बेल्ट है, यहाँ पे आपको शुगर केन यानी गन्ना की फसल मिलेगी। महाराष्ट्र में आपको कपास और गन्ने की फसल मिलेगी। कर्नाटक में आपको कॉफी की फसल देखने को मिलेगी। पश्चिम बंगाल वाला जो बेल्ट है, यहाँ पे आपको जूट की फसल देखने को मिलेगी। आसाम में आपको चाय की फसल देखने को मिलेगी। केरल में आपको रबड़ की फसल देखने को मिलती है। तो क्यों किया गया है, इसके लिए हम बात करते हैं। इसमें कुछ फैक्ट है, उनको ध्यान से सुनना। पहली चीज तो हमारे देश में आप लोग जानते हैं कि एक चीज आप सुनते आ रहे हैं, एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। एमएसपी जो है ये वर्तमान में 23 फसलों को दिया जाता है, 23 फसलों को, जिसमें आपकी कॉटन भी है। लेकिन अभी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ शुगर केन की, और शुगर केन जो गन्ना है इससे बनती है शुगर। शुगर के लिए एमएसपी नहीं होती। शुगर के लिए जो राशि है उसे कहते हैं एफआरपी यानी फेयर एंड रेन्यूमरेटिव प्राइस। हिंदी में इसका मतलब है कि वाजिब दाम, वाजिब दाम। ठीक है, तो एफआरपी जो अमाउंट होता है, प्राइस होता है, ये भी सरकार तय करती है। एमएसपी भी सरकार तय करती है। एमएसपी वर्तमान में 23 फसलों को दिया जा रहा है। एफआरपी जो होता है सिर्फ शुगर केन या गन्ने की फसल को दिया जाता है। और इन दोनों अमाउंट को तय कौन सी कमेटी करती है, जिसका नाम है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ये जो कमेटी है इसके मुखिया होते हैं प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। तो अभी उन्होंने इस कमेटी की बैठक ली और उन्होंने बोला कि हम शुगर केन पे कुछ पैसे बढ़ाना चाह रहे हैं, हम कॉटन में कुछ पैसा बढ़ाना चाह रहे हैं, हम जूट में कुछ पैसा बढ़ाना चाह रहे हैं। तो अभी आपने ये जाना कि एमएसपी 23 फसलों को दिया जाता है, जिसमें कॉटन भी एक है। एफआरपी सिर्फ एक फसल के लिए निकलता है, हर साल निकलता है, जिसको हम कहते हैं गन्ना या शुगर केन। चाहे एमएसपी हो चाहे एफआरपी हो, ये फसल की बुवाई से पहले सरकार डिक्लेयर कर देती है कि इस बार इसकी एमएसपी इतनी रहेगी, इतनी इसकी एफआरपी इतनी रहेगी। अब सवाल ये है कि एमएसपी तो सीधे किसान के खाते में आती है, किसान ने माल बेचा मंडियों में और उसके खाते में उसको चेक मिलता है। लेकिन एफआरपी जो होता है, जो गन्ना वाला होता है, ये गन्ना के जो मिल मालिक हैं, मिल ओनर, उनके खाते में जाती है। यानी अगर मैं शुगर केन का यानी गन्ने का किसान हूं तो मैं अपने गन्ना को जो शुगर मिल है, शक्कर मिल है, वहां लेके जाऊंगा और गन्ना मिल मुझको पेमेंट कर देगा, गन्ना मिल वाला। और गन्ना मिल फिर सरकार से पैसा मांगेगा, सरकार उसको एफआरपी देगी। यानी ये बेसिक डिफरेंस है। एमएसपी तो सीधे किसान के पास आता है सरकार की तरफ से, लेकिन एफआरपी जो मिल मालिक है, मिल के मालिक है, उनके पास आता है। कौन से मिल? जो शक्कर मिल मालिक है, शुगर मिल मालिक है, उनके पास आता है। एमएसपी को लेकर कोई कानून नहीं निकला है, इसलिए एमएसपी को देने के लिए सरकार बाध्यकारी नहीं है। ऐसा नहीं कहीं कोई संसद में कानून आया है, संविधान में कहीं लिखा गया है, लेकिन एफआरपी के लिए एक कानून आया था 1966 में, इसलिए एफआरपी देने के लिए सरकार बाध्यकारी है। सरकार एफआरपी को देने के लिए बाध्यकारी है। अब सवाल ये है कि भाई इनकी इनकी जो रेट है उनमें क्यों बढ़ोतरी की गई है। मतलब सरकार का कुल मिलाकर ये कहना है कि किसानों की जेब में कुछ ज्यादा पैसा जाए, क्योंकि सरकार चाह रही थी कि 2022 तक किसान की आय दुगनी कर दे। हम जो ये जो शुगर केन होता है, गन्ना, ये काफी ज्यादा पानी लेने को, ये इसे वाटर गस्लिंग क्रॉप्स कहते हैं, पानी बहुत लेता है। और ये जो गन्ना है इससे बनती है शुगर, और शुगर जो है
शुगर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरह से कमोडिटी है हमारे जीवन के लिए। हमें शक्कर नहीं मिलेगी तो हमारा जीवन एक तरह से मुश्किल में पड़ जाएगा। अब ये जो शुगर केन होती है तो ये निकलती है गन्ने से, और गन्ना को को तौला जाता है टनों में। एक टन में होते हैं 1000 किलो। ये टन में किसको तौलते हैं? जो शुगर मिल है उसको तौल के दे देते हैं। शुगर मिल इनको कर देती है पेमेंट, और शुगर मिल फिर सरकार से मांगती है FRP। अब आपने गन्ना देखा होगा, गन्ने का जूस पिया होगा, तो 2-3 गन्ना डालता है, फिर उससे थोड़ा सा जूस निकलता है। बाकी चीज गन्ने में बहुत सारा वेस्ट मटेरियल निकलता है। जैसे गन्ने में शक्कर के अलावा मोलासेस निकलता है, एक गाढ़ा सा द्रव होता है। उसके अलावा जो गन्ने का ठूठ होता है, जिसे कहते हैं गन्ने का स्ट्रॉ, शुगर केन स्ट्रॉ, ये निकलता है। गन्ने की फूसी निकलती है, जिसे बैगेसेस कहते हैं, बैगेसेस कहते हैं। ये जो चीज होती है ये शुगर केन मालिकों के लिए किसी काम की नहीं होती है। लेकिन भाई ये किसी काम की नहीं होती है, यानी एक तरह से कचरा है, वेस्ट मटेरियल है, तो इससे किसान की आय डबल हो ही नहीं पा रही। किसान को ढंग का पैसा नहीं मिल पा रहा। शुगर मिल के जो मालिक है वो भी ज्यादा मोटिवेट नहीं होते कि हम किसानों से क्यों लें, क्यों शुगर निकालें, ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। तो सरकार ने 2013 में एक पॉलिसी निकाली थी, और इसमें कहा था कि हम अपने पेट्रोल में बायो इथेनॉल को मिक्स करेंगे, यानी पेट्रोल में बायो इथेनॉल को मिक्स करेंगे। तो जो बायो इथेनॉल बनने वाला जो चीज है वो हम किससे बना रहे थे? हम ये बना रहे थे शुगर केन का जो ये मोलासेस है, यानी जो गाढ़ा बचा हुआ द्रव है, शक्कर निकालने के बाद एक गाढ़ा लिसलिसा लिक्विड बच जाता, उसे कहते हैं मोलासेस। उससे बनाएंगे हम बायो इथेनॉल, और बायो इथेनॉल को हम पेट्रोल में क्या करेंगे? मिलाएंगे, जिसे कहते हैं ब्लेंड करना। तो सरकार ने 2013 में ये कहा कि हम 1 लीटर पेट्रोल में 5 से 10% बायो इथेनॉल मिलाएंगे, और सरकार अब चाह रही है कि हम 1 लीटर पेट्रोल में 20% बायो इथेनॉल मिलाएं। इससे पहली चीज तो ये होगा कि बायो इथेनॉल जो होता है इसमें ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा होते हैं, जिस वजह से ये पॉल्यूशन कम करता है। दूसरा, हम दुनिया में चौथे नंबर के क्रूड ऑयल इंपोर्टर देश है। हमारे देश का बहुत बड़ा पैसा कच्चे तेल के पेमेंट में चला जाता है, और कच्चा तेल जो है या पेट्रोल जो है या क्रूड ऑयल जो कहे, पहली चीज तो ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस है, समय के साथ ये खत्म हो जाएगा। दूसरा, ये पॉल्यूशन फैलाता है। तीसरा, हमारे देश का बहुत बड़ा पैसा इसमें चला जाता है। तो हम अपने जो इम्पोर्ट कॉस्ट है, जो जैसे कहते हैं आयात की जो कॉस्ट है, उसको कम करने के लिए सरकार ने ये बायोइथेनॉल पॉलिसी निकाली थी। और सरकार ने बोला कि शुगर मिल मालिकों को कि तुम्हारा जो मोलासेस बच जाता है ना, इसको सरकार खरीद लेगी, क्योंकि इससे तुम बनाओ इथेनॉल। इथेनॉल को सरकार खरीद लेगी, क्योंकि सरकार इसको पेट्रोल में मिक्स करेगी और इसको पेट्रोल में ब्लेंड करेगी, जिससे हमारा पॉल्यूशन कम होगा, सरकार का पेट्रोल पे थोड़ा खर्चा कम होगा, और अल्टीमेटली सबके लिए विन विन सिचुएशन है। शुगर मिल मालिकों को थोड़ा और पैसा मिल जाएगा, तो वो थोड़ा और भुगतान कर पाएंगे किसान को, गन्ना किसान को। और पेट्रोल से में बायोइथेनॉल जब मिलेगा तो पॉल्यूशन कम होगा, सरकार के कुछ पैसे बचेंगे जो इंपोर्ट में लग जाते हैं। भाई अगर 100 रुपए में 10 रुपए का बायोइथेनॉल मिलाया तो 10 रुपए तो बचे। ये एग्जांपल दे रहा हूँ। तो सरकार का अभी ये लक्ष्य है कि हम 20% हर लीटर में 20% बायोइथेनॉल मिलाएं। आप यकीन मानो, आप जो पेट्रोल लेते हो उसमें बायोइथेनॉल मिला होता है बाय डिफॉल्ट, चाहे आप एक्स्ट्रा प्रीमियम लीजिए या नॉर्मल लीजिए, उसमें बायोइथेनॉल मिला है 5 से 10%। 2013 से मिलता हुआ आ रहा है। सरकार उसको 20% करना चाह रही, इसलिए सरकार ने कहा है शुगर मिल मालिकों को कि थोड़ा पैसा हम बढ़ा देते हैं, बस तुम बायोइथेनॉल बनाते चलो, क्योंकि हमें पेट्रोल में मिलाना है और देश में उसको यूज करना है। तो ये जो मोलासेस जो वेस्ट था उससे हम बना रहे हैं बायोइथेनॉल, और जो कि बायोइथेनॉल को शुगर महंगी नहीं होगी, इससे शुगर महंगी नहीं होगी, इससे शुगर के जो फार्मर है उनको कुछ थोड़ा पैसा अच्छा मिल जाएगा। जहां मान लो 10 रुपए मिल रहा है वहां 11 रुपए मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस वेस्ट का भी तो हमने एथेनॉल बना के यूज कर लिया। तो बायो एथेनॉल ध्यान रखिएगा, बायो एथेनॉल को हम पेट्रोल में ब्लेंड कर रहे हैं, और अभी बाय डिफॉल्ट देश में जो भी पेट्रोल मिलता है उसमें इथेनॉल पहले से मिला हुआ है। और इसके नाम के बायो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बना है जैविक से, और ये बन रहा है शुगर केन से। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ शुगर केन से ही बायोइथेनॉल बनता है, गेहूं से भी बायोइथेनॉल बनता है, जो मक्का है, मेज है, उससे बायोइथेनॉल बनता है। ठीक है, तो ये इतना चीज आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इसमें। कपास के लिए सरकार ने कहा है कि कपास के जो किसान हैं उनको थोड़ा और पेमेंट दिया जाएगा। इसको आपको जानना नहीं कितना पेमेंट दिया जाएगा। जूट के लिए सरकार ने एक शर्त रखी है, जूट जो होता है इसके लिए सरकार ने ये बोला है कि हमारे देश में जो भी फूड ग्रेन्स है, यानी जो भी अनाज की बोरियां हैं, वो 100% जूट के बोरे से बनेंगी, जिस सरकार ने नियम निकाल दिया है। और जो शक्कर की बोरियां हैं जिसमें शुगर पैक होती है,
वो 20% जो बोरियां होंगी वो जूट से बनी होंगी, जिससे जूट के उत्पादन जो है उसको मोटिवेशन मिले, और साथ में ये जो जूट के उत्पादन करने वाले किसान हैं उनकी जेब में पैसा जाए, क्योंकि सरकार खरीदार हो रही है, सरकार उनका जूट खरीद रही है। तो ये एक चीज है। कॉटन के लिए एक हमारे पास कमीशन है, इसका नाम है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो हमारे देश के जो भी किसान हैं अल्टीमेटली वो कॉटन इन्हीं को बेचते हैं। मतलब एक छोटा किसान होता है वो तो मंडी में बेचता है, बाद में अल्टीमेटली इस देश का सारा जो कॉटन है वो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खरीदती है। क्योंकि कॉटन जो है ये एडिबल क्रॉप नहीं, इसको खा नहीं सकते, ये कमर्शियल क्रॉप्स है, इससे कपड़े बनेंगे, इससे अल्टीमेटली टेक्सटाइल उद्योग में जाएगा। तो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये कॉटन के जो किसान है उनको एमएसपी देती है। मैंने बोला ना कि एमएसपी 23 फसलों में जाता है और 23 में एक फसल कॉटन भी है, लेकिन शुगर के लिए एफआरपी निकलता है, बाकी जो 23 फसलें हैं उनके लिए एमएसपी निकलता है। तो एक छोटी सी न्यूज थी। आपको ये जानना है कि बायोएथनॉल क्या होता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स क्या होता है, जूट की पैकिंग के लिए सरकार ने क्या नए नियम निकाले हैं, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है, ये थोड़ी सी बातें आपको जाननी थी। अगली न्यूज में चलते हैं। देखिए, इस समय भारत का सबसे अच्छा दोस्त डिफेंस के मामले में, जिससे हम रक्षा रक्षा से जुड़े हुए, गन्ने के लिए एफआरपी ही क्यों निकलता है। ये कानून आया था 1966 में, उसमें सरकार के ऊपर बाध्यकारी है कि गन्ने के लिए सरकार गन्ने की फसल की बुआई से पहले एक फिक्स कीमत बता देगी कि इस बार 1 टन गन्ने का आप किसान को क्या रुपया मिलेगा। ठीक है, तो गन्ने के लिए एफआरपी आया है। तो आज के वक्त में बात करूं, देखिए आज से 10 साल पहले हमारा सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर था रशिया। हम अमूमन 10 चीज खरीदते, 10 में से 7 चीज रशिया से खरीदते थे। लेकिन आज हमारा डिफेंस में सबसे बड़ा जो पार्टनर बन गया है वो बन गया है अमेरिका या यूएसए। यूएसए हर चीज में भारत के साथ कोलैबोरेशन कर रहा है, हम उससे बहुत सारे हथियार खरीद रहे हैं। हमने यूएसए के साथ डिफेंस के क्षेत्र में कई सारे एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं। यूएसए उन देशों को अपना सबसे पहला पार्टनर मानता है डिफेंस में, जो उसके साथ कुछ बेसिक एग्रीमेंट है, जैसे बेका, लेमुआ, कोमकासा, ये एग्रीमेंट जो कंट्री साइन कर लेते हैं यूएसए के साथ, तो उनको मानता है कि मेरे ऑल वेदर फ्रेंड है डिफेंस के क्षेत्र में, इनसे बड़ा मेरा दोस्त कोई नहीं है। भारत जो है उसने ये सारे एग्रीमेंट यूएसए के साथ साइन कर लिए हैं। इसका मतलब डिफेंस के क्षेत्र में अगर यूएसए पहली पंक्ति में किसी देश को रखता होगा तो उसमें भारत भी खड़ा होता है, क्योंकि भारत ने ये फाउंडेशनल जो डिफेंस एग्रीमेंट है वो यूएसए के साथ साइन कर लिए हैं। तो यूएसए के साथ 2013 में जब ओबामा राष्ट्रपति थे, तब हमने डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव नाम से एक छोटी सी उसके साथ संधि की थी, और उसके तहत ये था कि समय के साथ हम आपके साथ अपने डिफेंस के जो रिश्ते हैं वो मजबूत करते जाएंगे। और आज इसको लेकर छोटी सी न्यूज बनी है कि सरकार ने टीटी जो ये अपना ट्रेड इनिशिएटिव है इसमें कुछ बदलाव किए हैं, और बदलाव अल्टीमेटली यही है कि हम हर एक स्तर पे, हर एक स्टेज में जाके यूएसए के साथ कोलैबोरेशन करेंगे। और अभी जैसे हम देखते हैं कि रशिया के साथ हम ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं, तो हो सकता है 2-5 साल बाद हम यूएसए के साथ मिलकर भी कोई मिसाइल बनाए। तो ये एक छोटा सा इनिशिएटिव था, 2013 की बात थी, अभी न्यूज में इसलिए बता दी। लेकिन अभी आप जानिए कि यूएसए के फाउंडेशनल डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं, जिनको बेका, लेमुआ, कोमकासा कहते हैं, और एक और है, हाँ ये 3 ही है, एक और है वैसे जिस्मुआ नाम का भी एक और एग्रीमेंट है। और भारत इन चारों फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स को साइन कर चुका है। और जो भी देश यूएसए के साथ ये 4 डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, मतलब यूएसए के वो सबसे करीबी, सबसे बड़े डिफेंस पार्टनर है। तो भारत ये 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट यूएसए के साथ साइन कर चुका है। हमने यूएसए से बहुत सी चीज खरीदी है। हमने जिसे कहते हैं सीजे जो 380 एयर बस है वो हमने खरीदा है, ग्लोब मास्टर हमने उससे खरीदा है, एक चिनूक नाम का हेलीकॉप्टर है हमने यूएसए से खरीदा है। तो जो हॉविट्सर गन है हमारी वो यूएसए से है। यूएसए के साथ हम लोग अभी एक जैसे कहते हैं ट्राई सर्विसेज मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है टाइगर ट्रम्प। इसमें हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों एक साथ मिलकर एक्सरसाइज करते हैं। यूएसए के साथ हम युद्ध अभ्यास करते हैं जो आर्मी का है, वज्र प्रहार करते हैं जो स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज है, एक रिम पैक एक्सरसाइज है नेवी की एक्सरसाइज है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज है। इसमें लगभग दुनिया के 40 देश शामिल होते हैं, भारत भी उसमें जाता है। एक और एक्सरसाइज है मालाबार एक्सरसाइज, जो हमने इंडिया और यूएसए के बीच में शुरू की थी, लेकिन आज इस एक्सरसाइज में इंडिया भी आता है, यूएस भी पार्ट लेता है, ऑस्ट्रेलिया भी पार्ट लेता है, और
जापान भी पार्ट लेता है। तो आज मालाबार में 4 देश पार्ट लेते हैं, लेकिन शुरू में इंडिया और यूएसए से हुई थी। तो यूएसए हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, लेकिन कभी कभी हमको धमकी देता रहता है, क्योंकि यूएसए ने एक कानून बनाया है, इसका नाम है कार्टसा। और कार्टसा कानून के अंतर्गत जो देश यूएसए के दुश्मन है, अगर उनसे कोई दोस्ती करता है तो वो उस पर सैंक्शन लगाएगा। तो यूएसए ने इस कानून में 3 देशों को अपना दुश्मन बनाया है, एक ईरान, एक रशिया और एक नॉर्थ कोरिया। और यूएसए ने कहा जो भी इन तीनों देशों से किसी भी तरह का डिफेंस इक्विपमेंट खरीदेगा तो उस पर मैं सैंक्शन लगा दूंगा। और हम रशिया से खरीद रहे हैं S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो हम पे थोड़ी सी डर है कि जब ये S-400 की पहली खेप हमारे देश में पहुंचेगी तो कहीं यूएसए हम पर कार्टसा नाम का सैंक्शन ना लगा दे। खैर वो तो समय के साथ देखेंगे, कभी न्यूज में आएगा तो और अच्छे से पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत जल्दी ये न्यूज पढ़ा के निकल गया। ये समय के साथ न्यूज आती रहेंगी, जब आएंगी तब उसका दूसरा पहलू पढ़ लेंगे। देखिए 15 नवंबर को, अभी जो परसों आ रहा है, इस दिन को भारत सरकार ने तय किया है कि जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाएंगे। और मध्य प्रदेश में 15 नवंबर पहले ऐच्छिक अवकाश होता था, जिसको अब सामान्य अवकाश घोषित कर दिया गया है। और अभी इसी 15 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी भोपाल में आ रहे हैं सम्मेलन करने। तो ये बिरसा मुंडा की जन्मदिन का जन्म दिवस है, हैप्पी बर्थडे का डेट है, इसको जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाए। अब बात कर लेते थोड़ी बिरसा मुंडा की, इनको भगवान बिरसा मुंडा भी कहा जाता है। इन्होंने मुंडा मुंडा रिवोल्ट को लीड किया था। ये जो बिरसा मुंडा थे, ये रांची के रहने वाले थे, जो वर्तमान रांची है वहां के रहने वाले थे। और ये मुंडा मुंडा जो ट्राइबल है उससे बिलोंग करते थे। देखिए जो आदिवासी है, जो ट्राइबल लोग हैं, उनके लिए जल, जंगल और जमीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रकृति या नेचर से को बिलोंग करते हैं और इनका जीवन यापन प्रकृति नेचर से ही होता है। समय के साथ अंग्रेजों ने अपने जो भी लैंड रिफॉर्म्स निकाले, तो उन्होंने अपने भूमि सुधारों में ये कोशिश कर दी कि हर जो भूमि पे हमें टैक्स मिले और हर भूमि का कोई ना कोई मालिक हो। मुंडा संप्रदाय में एक प्रथा चलती थी, उसका नाम था खूंट खूंट कटकी। खूंट कटकी ये एक लैंड सिस्टम था, खूंट कटकी। इसमें क्या होता था, पूरे गांव की जो जमीन है वो पूरे गांव की होती थी, ना कि किसी एक आदमी की। यानी यहाँ पे कम्युनिटी की ओनरशिप थी। अंग्रेज क्या कह रहे थे कि भाई हर जमीन का एक आदमी डिनोट कर दो कि ये आदमी रामू इस जमीन का मालिक है और इससे हमें टैक्स लेना है। लेकिन इनका तो खूंट कटकी चल रहा था, जहाँ पूरे समाज की, पूरे मुंडा संप्रदाय की, समुदाय की पूरी जमीन होती थी। तो अंग्रेज इनके इलाके में जब घुस रहे थे तो जंगल काट रहे थे, इनको वहां से एक्सपेल कर रहे थे। और बाहर के लोग, बाहर के जो सूदखोर थे, मनी लैंडर थे, ये लोग यहाँ पे आके जमीनें में कब्जा कर रहे थे। तो इनकी जल जंगल जमीन पर जब बात आई तो इन्होंने हथियार उठा लिए और 1899 से लेकर 1900 के बीच में इन्होंने मुंडा विद्रोह की शुरुआत कर दी। और ये कहा कि भाई ये जो बाहरी लोग हैं, ये बाहरी लोगों को दिक्कू कहते थे, ये जो बाहरी लोग आ रहे हैं, जो भी नॉन मुंडाज हैं, नॉन ट्राइबल है, इनको भगाओ यहाँ से, इन दिक्कू को भगाओ। और दिक्कू के खिलाफ इन्होंने विद्रोह छेड़ दिया, इसका नाम था उल गुलान। इन्होंने एक टाइटल लिया, उस टाइटल का नाम भी उल गुलान था। इस टाइटल का मतलब ये था कि मैं भगवान का बंदा हूं और भगवान ने, यानी हमारे ईश्वर ने मुझको भेजा है कि इन दिक्कू लोगों को मैं यहाँ से बाहर भगाऊं। और मुंडा विद्रोह में इन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ दिया। बाद में ये पकड़े गए, असल में पकड़े नहीं जा रहे थे, अंग्रेजों ने 500 रुपए का इनाम रख दिया इनके नाम पे। इन्हीं के समुदाय से किसी आदमी ने इनकी जानकारी दे दी और ये जेल में पहुंच गए। बाद में बीमारी से इनकी मौत हो गई। लेकिन ये भगवान बिरसा मुंडा कहलाए, क्योंकि 25-26 साल का ये लड़का एक तरह से लोगों में जोश की उमंग भर दी इसने, और वहां पे बहुत बड़ा मुंडा रिवोल्ट हुआ। बाद में अंग्रेजों ने ये जो खूंट कटकी जो सिस्टम था, इसको रीइंस्टेट कर दिया। बोला कि भाई इनका जो सिस्टम है चलने दो, बाकी जगह में जो करना है करेगा, इनका खूंट कटकी को हम चेंज नहीं करेंगे। तो मुंडा विद्रोह, उल गुलान, बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, इनकी लोकेशन रांची झारखंड वाला जो लोकेशन है वो, झारखंड की राजधानी है रांची, और रांची का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम है भगवान बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इन्हीं के हैप्पी बर्थडे को भारत सरकार ने डिक्लेयर कर दिया है कि जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, तो बिरसा मुंडा, उल गुलान, दिकू,
ये सब क्या है, ये चीज, ये टर्म आपको याद रखना है।